जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। ये प्रश्न आपके 26 जून 2011 के सीटेट के पेपर में पूछे गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो आप सभी के लिए समय भी दिया जाएगा, आप चाहें तो इस प्रश्न का आंसर भी दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जब समस्याओं का जो सही कारण है उसका हम सही से पहचान कर पाएंगे, तभी जो है हम उसका उपचार भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है, या फिर अनावश्यक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग 30 प्रश्नों में चाहें तो आप लोग आंसर दे भी सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कितने जवाब आप लोग दे पा रहे हैं। तो इसमें जो है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, एक साधन है। इस प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वे मन लगाकर नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, या प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो जो है बच्चों में कठिनाइयों का सामना करने का एक ही कारण है, उसमें क्या होता है, हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है, यानी एक दूसरे से भिन्न होता है, इसलिए उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, या फिर बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो सबसे सटीक और जो सबसे सही आंसर है इसमें, कहानी सुनाने से क्या होता है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग देखेंगे तो कुछ आप लोगों को अनुभव मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आ सकते हैं, संभावना किसकी ज़्यादा बन सकती है। और जितना ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, आपको अभ्यास होगा, जिससे आपको लगेगा कि किस प्रकार के जो हैं विकल्प ज़्यादातर सही हो रहे हैं और कौन से आंसर हमको लगाना है। तो अगला प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। तो इसमें जो है पूछा गया है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए जो सबसे बेहतर विधि होगी जब बच्चे अपने अनुभवों को लिखेंगे, यानी ए वाला विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या फिर मधुर वाणी। तो जो बोलना है वह कौशल में महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण किसके लिए है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना या फिर अपने विचारों को व्यक्त कर सकना। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा के संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, या फिर बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना।
तो एक भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। डी वाला विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? विकल्प है आपके स्क्रीन पर। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रतिकूल पूछा गया है, यानी कौन सा विपरीत है, उल्टा है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो प्रतिकूल पूछा है, यानी प्रश्न हमारा निगेटिव है, नकारात्मक है, तो निगेटिव वाला ही हम लोग आंसर लगाएंगे। तो ये सभी हमारे क्या है, सकारात्मक है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ये सही है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होते हैं, ये सभी सही हैं। जबकि ये बता रहा है कि व्याकरण के नियम सिखाने में बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो प्राथमिक स्तर पर व्याकरण बच्चे इतना सिखाना यह उचित नहीं है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न में नकारात्मक पूछा गया है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, या फिर बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो जहाँ भी बच्चों को प्रोत्साहन अवसर देने की बात की जाए, सहयोग की भावना की बात की जाए, वह जो है हमारा सटीक और सकारात्मक आंसर होता है। तो यहाँ पर प्रश्न भी सकारात्मक है और आंसर में भी हमारा ये ऑप्शन सकारात्मक है, सबसे सटीक है। तो डी वाला विकल्प जो है इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये सही है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, तो कहीं भी रटने की बात की जाए, दबाव देने की बात की जाए, याद करने की बात की जाए, तो ये जो है नकारात्मक है। उद्देश्य पूछा गया है, नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, सभी सकारात्मक है। जबकि बी वाला यहाँ पर कंठस्थ करना ये निगेटिव टैग वर्ड है। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग आंसर लगा देंगे। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, या फिर गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो जो गृह कार्य है वह जो है बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जो विकल्प बी है, बी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना, या फिर सुनना और पढ़ना। तो अभिव्यक्त किससे करेंगे हम किसी के सामने अपनी भाषा को? या तो बोलकर कर सकते हैं या फिर लिखकर। अगर कोई गूंगा है, नहीं बोल सकता है, मूक है, तो वह जो है बोल सकता है, नहीं बोल सकता है तो लिख के व्यक्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो है भाषा का अभिव्यक्त कौशल बोलना और लिखना, यानी ये हो जाएगा। इसके 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। एल लिस्टन होता है सुनना, स्पीक बोलना, राइट लिखना होता है, और एक होता है LSW आर रीड माने पढ़ना होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछा गया है प्रश्न में, नेगेटिव यानी नकारात्मक पूछा गया है। तो आंसर भी हमारा नकारात्मक आंसर के साथ ही जाएगा।
बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिवर्तन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सिखाने में सहायक है। तो यहाँ पर देखेंगे एक निगेटिव टैग वर्ड आया है विरोधाभास। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो ये बात सही है। यहाँ पर असत्य कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ये दोनों भी ऑप्शन सही है, तो सी के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? अब यहाँ पर सकारात्मक पूछा है, तो जो नकारात्मक है उनको हम लोग पहले उस विकल्प को पहले ही हम लोग क्रॉस करेंगे। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही आधारित बल देना चाहिए। केवल मात्र ही, जहाँ भी आपको दिखे उस ऑप्शन को सकारात्मक में क्रॉस कर देना है, और अगर नकारात्मक पूछा जाए तो उसको आंसर लगा देना है। बच्चे केवल सुनना बोलना, देखिए यहाँ पर भी केवल आ गया है, इसको भी क्रॉस करेंगे। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है, ये थोड़ा सा सकारात्मक है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान, देखिए नियमों की बात की जाए, व्याकरण की बात की जाए तो प्राथमिक स्तर पर इसको पहले हम लोग वरीयता नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे होगा सी वाला जो है सकारात्मक है, सबसे सटीक है, सी ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो विकल्प है आपके स्क्रीन पर। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, या फिर चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो जो चित्र हैं जो पाठ में दिए गए हैं वह जो है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करते हैं? बच्चों की सहायता करते हैं। तो डी वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पद्य दिया गया है, इसमें कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो पंक्तियाँ हैं, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। यह सोहनलाल द्विवेदी जी की पंक्तियाँ हैं। इस पंक्तियों के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर एक बार इसको आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को यहीं पे रोक करके। तो गहरी नींद में सोने का अर्थ है, यहाँ पर जो पंक्तियों में गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होने से, तो यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? तो कवि जो है कह रहा है कि लोगों को पतन की राह पर नहीं जाने देगा। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? तो कवि जो है किस प्रकार के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से क्या है? बेखबर है। तो यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है इस प्रश्न का सही होगा। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? तो कवि लोगों को इसलिए जगाना चाहता है इस कविता के माध्यम से कि जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, उनमें क्या है? लोगों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। तो बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। विकल्प डी सही हो जाएगा। अतल अस्ताचल कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा आपका हो जाएगा, कवि क्या कर रहा है? लोगों को, मनुष्य को जगा रहा है, तो जागृति हो जाएगा, यानी डी वाला विकल्प इस प्रश्न का
सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और खुद से पढ़ लेंगे। कहेंगे तो मैं भी इसको पढ़ के आपको इसका प्रश्न करा सकता हूँ, मगर पढ़ने से क्या होगा कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए, जिसने करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विद्या की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विद्या है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न हो। इससे हम में सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो यह है आपका गद्यांश। देखते हैं प्रश्नों को। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो मनु को जो है उसने जो है डायरी में क्या लिख दिया था, वगैरह शब्द लिख दिया था। उसे जो है उस प्रयोग का गलती का जो है एहसास हुआ। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? तो गांधी जी ने इसलिए जताई थी क्योंकि जो वगैरह शब्द है, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? तो गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत जैसे इसलिए कहा है कि इसमें क्या होता है, डायरी लिखने में इसमें दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है टी वाला विकल्प सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरी लिखने से क्या होता है, व्यक्ति का जो है अपने खुद का स्वयं का विश्लेषण करता है और अपना मूल्यांकन भी करता है, यानी स्व मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो गांधी जी जो है डायरी पढ़कर प्रतिदिन डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है, यानी सी वाला विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है, यानी यहाँ पर जो है पढ़ा हुआ कितना पच गया है, इसका जो अर्थ है कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात है, यानी कितना हमने ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो कार्य शब्द का जो तद्भव होगा काज हो जाएगा, नहीं कहते हैं काम काज, तो ये क्या है, तद्भव रूप है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। तो विचार में प्रत्यय जो जुड़ते हैं बाद में जुड़ते हैं, विचार धन इक, तो ये हो जाएगा वैचारिक। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन डी वाला सही होगा, वैचारिक। प्रकृति में अगर इक जोड़ दें तो प्राकृतिक हो जाता है, चमत्कार में एक जोड़ दें तो चमत्कारिक हो जाता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय ज़रूर देंगे, और सीटेट की और भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे।
तो वीडियो को आप लोग चाहें, आप लोगों की इच्छा हो, अगर वीडियो में आपको कुछ अच्छा दिखा हो तो आप वीडियो अपनी इच्छा अनुसार लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों और मित्रों में इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि जो आपके दोस्त हैं वह जो है इस वीडियो को देख सके। और हमारे चैनल पर इसी तरह के फ्री में सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल के जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।